हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष दोतानिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के लिए जो हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, जो हमारे संविधान के पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में आते हैं। तो नागरिकता के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे देश में लोग कितने प्रकार के रहते हैं या फिर कौन कौन से लोग रहते हैं, जिनमें पहले लोग आते हैं सिटीजन्स यानी कि भारत के नागरिक, और दूसरे आते हैं एलियंस यानी कि विदेशी। अब इसमें एलियन का मतलब यह नहीं है कि वे किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। एलियन का मतलब है कि जो भारत की सीमा के बाहर से आए हुए लोग जो अभी रह रहे हैं वो सारे के सारे एलियन यानी कि विदेशी कहलाते हैं। एलियन भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं फ्रेंडली एलियंस और दूसरे एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं वो देश के ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारे भारत के देश का जो संबंध है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम्पल विदेशी मित्र, मतलब हिंदी में इसको विदेशी मित्र बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इस टाइम पर रशिया। तो रशिया के नागरिक हमारे देश में अगर आकर रह रहे हैं तो वो हमारे लिए विदेशी मित्र यानी कि फ्रेंडली एलियंस हो जाएंगे। और दूसरा आता है एनिमी एलियंस यानी कि विदेशी शत्रु के जो देश है, विदेशी शत्रु जो देश है वहाँ से आए हुए लोग हमारे लिए कैसे होंगे, विदेशी मित्र, वो क्या बोलते हैं, शत्रु विदेशी समथिंग ऐसा कुछ हमको बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि एनिमी एलियंस हम इंग्लिश में हमको ध्यान रखना है। अब ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिस देश के साथ हमारे भारत का युद्ध चल रहा हो। जैसे करंटली अगर मान लो कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है अभी, तो पाकिस्तान से जो यहाँ पर लोग आए हुए होंगे वो हमारे लिए कैसे एलियंस होंगे, वो एनिमी एलियंस होंगे यानी कि विदेशी शत्रु होंगे। ये तो था कि भारत में कौन कौन से और किस किस प्रकार के लोग रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक जो डिफरेंस मेन है इन दोनों के बीच में, नागरिक के और विदेशियों के बीच में, कि नागरिक होता है भारत का, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे बहुत सारे ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो नॉर्मली विदेशियों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करना नागरिकों को अधिकार मिलता है, लेकिन विदेशियों को किसी प्रकार का ऐसा नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। जैसे पार्लियामेंट के लिए खड़ा होना, एमएलए के लिए खड़ा होना या फिर पार्षद के चुनाव के लिए खड़ा होना भी सीधी सी बात है, नागरिक को ही एक अधिकार मिलता है, विदेशियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है। विदेशियों को सिर्फ एक अधिकार मिलता है, वो होता है अस्पृश्यता का, समथिंग ऐसा कुछ, रेसिज्म नहीं हो उनके साथ में, और उनके भी कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो नागरिकों के पास में, हमारे देश के सिटीजन्स के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो अब हम चलते हैं और समझते हैं कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता होती है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया जाता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया जाता है। अब ये जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, इसको मैं वीडियो के अंत में बात करने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें नागरिकता को निहित किया गया है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखा गया है? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक हमारे पार्ट 2 में नागरिकता को जगह दी गई है। अब सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारे पार्ट 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप को रखा गया है। ये कोई एक तरीके से परमानेंट प्रोविज़न नहीं है। इन प्रोविजंस को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है हमेशा, और ऐसा हुआ भी है। बहुत बार इन प्रोविजंस में चेंज आए, अधिनियम आए, संशोधन अधिनियम, जिनसे इनको चेंज किया गया है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कोई परमानेंट प्रोविजंस नहीं होते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करते हैं जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने थे। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कमेंसमेंट के टाइम, तो उस समय जो भी लोग भारत में आए या गए उनके बारे में ये पूरा का पूरा पार्ट बात करता है सिर्फ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से 11, एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखते हैं कि इन आर्टिकल्स से में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 5 में लिखा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा देश में संविधान लागू करा गया था उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता डिफाइन करी गई थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो उस समय भारत में रहते थे। तो ये बात हमको आर्टिकल 5 सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि हमारे भारत के लोग के बारे में बात कर रहे हैं हम, यानी कि भारत के लोग को नागरिकता प्रदान करी गई थी, वो आर्टिकल 5 में आता है, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में आता है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सीधी सी बात है, आर्टिकल 5 में हमने बात करी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके बारे में जो भारत में ही रह रहे थे,
दूसरे थे जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनको आर्टिकल 6 में रखा गया है। यानी कि पाकिस्तान से भारत में माइग्रेटेड हुए लोग, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 6 में रखा गया है। अब समझते हैं आर्टिकल 7। पाकिस्तान से लोग भारत में आ गए, लेकिन भारत से भी तो कुछ लोग पाकिस्तान में गए थे, और जब वो भारत से पाकिस्तान में गए थे और वहाँ जाने के बाद में उनको अपना एरिया रास नहीं आया और वो वापस आ गए। आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से वो वापस लौट करके आ गए क्योंकि उन्हें वहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो उन लोगों का आर्टिकल 7 में रखा गया है, और आर्टिकल 7 का जो टाइटल है वो ये है, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। कि भाई जो लोग पाकिस्तान में गए हैं भारत से, उनको भी तो कुछ नागरिकता के अधिकार मिले हुए हैं कि वो भी वापस आए तो आराम से भारत में रहने का सोच सके और भारत में रह सके। तो उनका पूरा प्रावधान था, जो भी प्रोविज़न था, वो आर्टिकल 7 में दिया गया है। और अब आता है आर्टिकल 8 कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, यानी कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इसमें सीधी सी बात समझने की यह है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं भारत से बाहर, विदेश में, किसी अन्य देश में, पाकिस्तान को छोड़ करके और आज के बांग्लादेश को, इन 3 देशों को छोड़ करके जो बाहर रहते हैं, उनके बारे में आर्टिकल 8 में बात करी गई है। और आर्टिकल 9 में बात करी गई है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन्स। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो लोग भारत को छोड़ करके दूसरे देश में गए और उन्होंने उस देश की नागरिकता को अपना लिया, तो उनकी नागरिकता ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाएगी हमारे भारत से। तो ये आर्टिकल 9 में थोड़ा सा बताया गया है। अब आर्टिकल 10 की तरफ चलते हैं, जो सेकंड लास्ट आर्टिकल है हमारे इस पार्ट 2 का, वो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि नागरिकता एक ऐसी मैटर है कि मान लो आज हमने किसी देश में नागरिकता प्राप्त कर ली, लेकिन वो देश हमसे वापस से नागरिकता को छीन लेता है, थोड़ा सा अजीब चीज़ मानी जाएगी। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वो आर्टिकल 10 में बताया गया। जो भी प्रावधान है कि किस तरीके से नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 10 में डिफाइन किए गए हैं। और अब हमारा आता है लास्ट आर्टिकल, जो है आर्टिकल 11, जिसका मतलब है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को एक पावर दी गई है, और वो पावर के बारे में मैंने आपको एक लाइन अभी स्टार्टिंग में वीडियो की बताई हुई थी, जब मैंने आपको एलियंस और सिटीजन्स के बारे में डिफाइन किया था। वो पावर है कि जो पार्लियामेंट है वो नागरिकता के अधिकार में चेंज कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, विनियमन कर सकती है उसका। तो ये सारा का सारा रेगुलेशन का जो भी काम है वो आर्टिकल 11 में दिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट को पावर है कि वो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर सके और रेगुलेट कर सके। इसमें संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि वह नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के तथा नागरिकता से अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विधा बना सकती है। विधा मतलब नियम बना सकती है, ऐसा कि भाई नागरिकता को पाना कैसे है, उसके अलग अलग नियम बना सकती है। बार बार चेंज हमारे हिस्ट्री में होते भी गए हैं। 1955 में जो अधिनियम बना था, उसके बाद में बहुत सारे अधिनियम में चेंजेस आए, उससे जो प्रोविजंस डाले गए थे कि भाई इतने साल भारत में रहना, इतने साल नहीं रहना है, उसमें भी बहुत सारे चेंज आए। तो ये सारे के सारे चेंज करने की पावर पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल देता है? ये आर्टिकल 11 देता है। तो ये तो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी कि नागरिकता सिटीजनशिप के आर्टिकल्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? वो हमको प्रोवाइड करता है एक्विजिशन एंड द लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता की प्राप्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं और नागरिकता की समाप्ति किस तरीके से हो सकती है, वो ये मेजरली ये वाला अधिनियम, ये वाला एक्ट बताता है। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या हो सकती है। जिनमें सबसे पहली विधि के बारे में बात करें तो वो होती है बाय बर्थ, कि बर्थ के हिसाब से हम किस तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डेट्स हैं, उन डेट्स के आधार पर हम बात करेंगे। जैसे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 1987 के बीच जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। ये बात
फैक्ट बता दी कि भाई इस डेट से यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में जो जन्मा जो बच्चा है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद कुछ चेंज कर दिए गए और वो बोला गया कि भाई 1 जुलाई 1987 के बाद जो बच्चा भारत में जन्मा होगा वो भारत का नागरिक केवल तभी होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, यानी कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक तो भारत का एटलीस्ट नागरिक होना चाहिए, तभी तो जाकर के वो भारत का नागरिक होगा। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं जिसका जन्म भारत में हुआ है। भारत के बाद बाहर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ है। और फिर एक और डेट आती है 3 दिसंबर 2004, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के दिन या फिर उसके बाद भारत में जन्मा बच्चा तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके दोनों माता पिता, यानी कि दोनों माता पिता या तो भारत के नागरिक हो, या तो उनके दोनों माता पिता हैं जो दोनों ही भारत के नागरिक हो, या फिर उनमें से केवल एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो, यानी कि इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। तो ये तो बात हो गई कि बाय बर्थ कोई व्यक्ति या फिर बाय बर्थ कोई बच्चा किस तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है वंश के आधार पे, यानी कि बाय डिसेंट। तो बाय डिसेंट कोई बंदा किस तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है, इस बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसकी डेट्स का। तो ये है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच की बात करी गई है। ये दो डेट्स हैं, 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश में जो संविधान को लागू हुआ था कमेंसमेंट के टाइम, और उससे 10 दिसंबर 1992 तक का जो टाइम था उसमें कोई बच्चा भारत का नागरिक जो भारत के बाहर जन्मा है तभी होगा जब उसके दोनों माता पिता भारत के नागरिक होंगे। ठीक है। और इसके बाद में जो डेट आई थी यानी कि 10 दिसंबर 1992 के दिन या फिर उसके बाद जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। पहले तो था कि दोनों अगर भारत के नागरिक होंगे तभी जाकर के वो बच्चा जो विदेश में जन्मा है वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद में ये चेंज कर दिया गया कि अगर कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है और उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो हमारे देश का नागरिक बन जाता है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को एक चेंज किया गया, जो मेजर चेंज था वो ये था कि जो भी बच्चा भारत के बाहर जन्म लेता है वो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और साथ ही साथ में उस बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर अगर उसका रजिस्ट्रेशन कॉन्सुलेंट इंडियन कॉन्सुलेंट यानी कि भारतीय कॉन्सुलेंट में अगर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया तभी जाकर के वो भारत का नागरिक होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड वाला जो प्रोविज़न था उसमें थोड़ा सा चेंज करके कहा कि भाई माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ में उसका बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट होना चाहिए और वो 1 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से वंश के आधार पर कोई बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है अगर वह भारत के बाहर जन्मा है तो। अब हम बात करते हैं कि भाई प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरलाइजेशन से किस तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन ही होता है। इसमें केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उस व्यक्ति को केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से नागरिकता दे सकती है। लेकिन इसके कुछ प्रोविज़न होते हैं कि ये जो लोग होते हैं वो भारत के मूल नहीं होते हैं, बेसिकली ये बाहर के लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई विदेशी अगर आकर के हमारे देश में एक तरीके से सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहता है तो कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं। अगर वो प्रोविजंस को फुलफ़िल करता है तभी जाकर के उसको सिटीजनशिप मिलती है। उन प्रोविजंस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जनरली मैं बता देता हूँ कि वो जो व्यक्ति है वो ऐसे देश से संबंध नहीं रखना चाहिए जिसके साथ में हमारे देश के संबंध थोड़े से ख़राब हो डेफिनेटली, और वो तभी भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है जब वो अपने पुराने जिस देश में रह रहा था उसकी नागरिकता को वो त्याग दे। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिसके द्वारा प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पंजीकरण के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई व्यक्ति किस तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसमें केवल उनके बारे में बात करी जाती है जो भारत के या तो भारत के मूल लोग हों, जो भारत से बाहर रह रहे हैं बहुत टाइम से, या फिर जिन्होंने भारत के अंदर आकर के भारत के जो नागरिक थे उनसे शादी विवाह किया, मतलब विवाह रचाया, तो उसके बाद में उनको किस तरीके से नागरिकता मिली रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो बहुत सारे इसमें भी प्रोविजंस हैं, लेकिन हमको जो ध्यान रखना है वो मेन है वो मैं बताने वाला हूँ आपको अभी,
कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, और अगर वो भारतीय मूल का व्यक्ति है तो वो कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए, ऐसा एक प्रोविज़न है। और दूसरा प्रोविज़न है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था उसके पहले से ही कोई लोग बाहर रह रहे हैं तो वो भी आकर के इंडिया में बस सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा कि भाई बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी किस तरीके से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि जब कोई भारत देश का जब किसी और जो टेरिटरी है उस पर एक तरीके से राज कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसके जो लोग हैं ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो ये जो एक तरीके से प्रावधान दिया गया है वो इस आधार पर दिया गया है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा पौंडीचेरी का है, क्योंकि पौंडीचेरी पहले फ्रांस के लोग के अंदर आती थी, लेकिन फ्रांस ने जब से हमको दे दिया तो वहाँ के जो लोग हैं ऑटोमेटिकली हमारे ही सिटीजन बन चुके हैं। तो अब जो लास्ट है वो है असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। अब एक असम समझौता हुआ था असम के लोगों के साथ में, जिसके आधार पर उनको नागरिकता दी गई थी। तो उसका जो विशेष प्रावधान था वो भी एक तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का ही तो था। जैसे कि जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद में बांग्लादेश से असम में आए थे, तो असम समझौते के द्वारा उनको एक तरीके से नागरिकता दे दी गई थी। तो असम के जो समझौते से जो भी अफेक्टेड थे लोग, उनको भारत का नागरिक बनाया गया था। तो ये एक अलग प्रावधान है, अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो एक्विजिशन था कि भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त करा जाता है वो पूरा खत्म होता है। अब हम चलते हैं कि नागरिकता की समाप्ति किस तरीके से हो सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति हो सकती है बाय रिनंसिएशन, यानी कि स्वैच्छिक त्याग करने पर। कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपनी इच्छा से हमारे भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो उसकी नागरिकता वहीं अंत हो जाती है। दूसरा आता है बाय टर्मिनेशन, बर्खास्ती द्वारा। अब ऐसा कैसे होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो ऑटोमेटिक उसकी नागरिक यहाँ से बर्खास्त कर दी जाती है, भारत की नागरिकता बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसे टर्मिनेशन बोला जाता है। तो बाय टर्मिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो टर्मिनेट कर दिया जाता है भारत के द्वारा। तो ये होती है टर्मिनेशन के द्वारा। अब तीसरा आता है बाय डेप्रीवेशन। तो डेप्रीवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत मेन भी है इसी के अंदर। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब कोई इंसान है जो फर्जी तरीके से एक तरीके से नागरिकता बनाता है, तो फर्जी तरीके से नागरिकता बनाए जाने पर अगर सरकार उसे पकड़ लेती है तो डेफिनेटली उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देती है। दूसरा है कि जब वो संविधान के प्रति अनादर जताता है तो उसकी नागरिकता को वहीं बर्खास्त कर दिया जाता है। और अगर जब युद्ध चल रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान का कोई इन्फॉर्मर निकल गया जो हमारे भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता भी वहीं पर अंत कर दी जाती है। तो ऐसे प्रावधान होते हैं जिसके द्वारा वंचित कर दिया जाता है इंसान को, मतलब डेप्रीवेशन कर दिया जाता है, उसकी नागरिकता को छीन लिया जाता है। तो सीरियसली जब कोई अच्छा क्राइम करेगा, मतलब अच्छा क्या बहुत बुरा क्राइम करेगा, तभी जा कर के उनका डेप्रीवेशन होता है, उनकी नागरिकता को छीन लिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था वो एज इट इज़ चलता आ रहा है, उसमें चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं। तो हमें जनरली इतना पता होना चाहिए कि कब कब चेंज हुए हैं। तो 1955 में ये एक्ट आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, वो सिटीजनशिप एक्ट, उसका संशोधन 1957 में कर दिया गया, 1960 में हुआ, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में हुआ। और इसमें 2003 वाला है जो अमेंडमेंट एक्ट था, एक तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे 2003 में एक प्रावधान था जिसको हटा दिया गया था, और वो प्रावधान था राष्ट्रमंडल नागरिकता का, यानी कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का। तो ये जो प्रावधान था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का, इसको 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया था। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है सिटीजनशिप का, जिसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप यानी कि राष्ट्रमंडल नागरिकता को हटा दिया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई बात पसंद आती है, नहीं भी आती है, तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो आई होप कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो लेट्स गो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।